हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसा ही एक चैप्टर आपके दूसरे वाले बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी है, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप पहले उसको देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तब आप इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया गया है कि 60 ईयर्स अगो रेखा नाम की एक लड़की है जो एक छोटे से परिवार में जन्म लेती है। वो अपने माँ को घर के कामों में मदद करती थी और उसके जो भाई थे वो स्कूल जाते थे और वो पढ़ नहीं पाई थी। ठीक है, उसको स्कूल पढ़ाया नहीं गया। फिर उसका शादी हो जाता है और फिर वो कुछ ही दिन बाद विधवा हो जाती है। उसके पति मर जाते हैं। ठीक है, तो विधवा होने के बाद वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाती है ऑन हर इन लॉज। अपने सास ससुर पर डिपेंडेंट रहती है। वो कभी भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। तो ये सब देखकर उसके भाई क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम आ जाओ दिल्ली में। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो बस से ट्रैवल करती है, ट्रेन से ट्रैवल करती है और दिल्ली जैसे बड़े शहर को देखती है। ठीक है, और वहाँ के जो बिल्डिंग्स थे, रोड्स थे, एवेन्यूज़, फैसिलिटीज़, ये सब उसे क्या करते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। और जब वो सिटी से अच्छे खासा फेमिलियर हो जाती है दिल्ली से, तब वो एक पैराडॉक्स का मतलब होता है को एग्जिस्टेंस ऑफ टू कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। दो ऑपोजिट कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करें, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तब वो एक पैराडॉक्स को समझती है। वो समझती है कि एक तरफ तो वो शहर का चकाचौंध है और दूसरी तरफ क्या है, द झुग्गी एंड स्लम क्लस्टर्स, ट्रैफिक जैम्स, कंजेशन, क्राइम्स, पॉवर्टी, स्मॉल चिल्ड्रन बेगिंग ऑन ट्रैफिक लाइट्स, पीपल्स लिविंग ऑन फुटपाथ्स, पॉल्यूटेड वाटर एंड एयर। ये दूसरा तरफ उसको देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट का एक फेज़। ठीक है, एक तरफ तो डेवलपमेंट का वजह से इतना सारा चकाचौंध है, इतना सारा हाई क्लास फैसिलिटीज़ है, लेकिन दूसरी ओर डेवलपमेंट का वजह से ये सब चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो वो सोचती है कि क्या डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट करना का मतलब एक साथ प्रेजेंट होना। ठीक है, वो सोचती है कि क्या डेवलपमेंट के साथ साथ अंडर डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू रीजन या फिर इंडिविजुअल्स brought about in a short span of time leads to poverty and malnutrition for many along with large scale ecological degradation। तो अगर हम कुछ ही रीजन्स का या फिर कुछ ही इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं, वो भी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो इस वजह से लार्ज पॉपुलेशन को क्या सफ़र करना पड़ता है, पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करना पड़ता है अलॉन्ग विद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। समझे कि नहीं समझे, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ क्या भी आता है, अंडर डेवलपमेंट आता है दूसरे सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। ऐसे तो देखने से लगता है कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम। अब इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अमर्त्य सेन ने बोला था कि डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन फ्रीडम। तो डेवलपमेंट फ्रीडम का बढ़ना होता है, विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट एंड अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का मतलब रिचनेस। तो डेवलपमेंट के साथ ये सब चीज़ एसोसिएटेड होता है। और साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एज अ सिम्बल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर ये सब चीज़ प्रेजेंट है तो हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और हर सरकार या फिर हर गवर्नमेंट या फिर कोई भी कम्युनिटी अपने आप को इन सब के बेसिस पर ही जज करती है कि वो कितना डेवलप कर पाई है किसी भी कंट्री को। लेकिन ये सिर्फ क्या है, वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न या फिर यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को इस तरीके से देखना कि डेवलपमेंट के साथ साथ ये सब चीज़ होता है, ये कौन सा व्यू है, यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट है। लेकिन इंडिया जैसे या फिर और भी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का बात किया जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही है। फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशंस। इंडिया के लिए डेवलपमेंट दो चीज़ों का मिक्सचर है। पहला, अपॉर्चुनिटी तो आएगा डेवलपमेंट के साथ साथ, और दूसरा नेग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशन, ये भी आएगा। इंडिया में क्या है, कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर्स है और अदर डेवलप्ड इनक्लेव्स का मतलब एरियाज़, ऐसे डेवलप एरियाज़ है, लेकिन वो काफ़ी कम है, फ्यू एरियाज़ है जहाँ पे सभी टाइप का मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे पास क्या है, देयर आर लार्ज रूरल एरियाज़ एंड द स्लम्स इन द अर्बन एरियाज़। ये एरिया ऐसे है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जैसे कि पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी अवेलेबल नहीं है टू द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, और सिचुएशन तो और भी ख़राब है अगर आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भरा पड़ा है यहाँ पे।
It is a well-established fact that majority of the scheduled castes, scheduled tribes, landless agricultural laborers, poor farmers, slum dwellers, etc. are the most marginalized lot. अब ये समझिएगा, ये marginalized वर्ड का मतलब समझिए। इंडिया में ये सब कैटेगरी के लोगों को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन। मतलब जब भी आप वर्ड सुने मार्जिनलाइज सेक्शन तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे किसका बात हो रहा है, वुमेन का बात हो रहा है, SC, ST, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, पुअर फार्मर्स और स्लम ड्वेलर्स, ये सब, और पर्सन विद डिसेबिलिटी, एजेड लोग, इन सब लोग को हम लोग मार्जिनलाइज सेक्शन बोल के बुलाते हैं। ठीक है, इतना समझिए आप। तो दूसरा पॉइंट पर अगर बात किया जाए, इट इज़ ऑल्सो इक्वली ट्रू दैट द रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दिस मार्जिनलाइज सेक्शंस हैव वर्सनड विद द डेवलपमेंट हैपनिंग ओवर द ईयर्स। तो सालों साल जब डेवलपमेंट होता रहा है, डेवलपमेंट के साथ साथ इन मार्जिनलाइज सेक्शन का एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंडीशन दोनों ही क्या किया गया है, डिक्लाइन किया है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव तो समझते होंगे ना आप। मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई इंसान गरीब है, उसके पास खाने को पैसा नहीं है, रहने को पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो वो इंसान को क्या बोला जाएगा, वो एब्सोल्यूट पुअर है। लेकिन अगर कोई इंसान के पास इतना है कि वो जिंदा रह पाएगा, खा पी पाएगा ठीक से, लेकिन पड़ोसी की तुलना में उसके पास थोड़ा कम है, तो हम लोग बोलते हैं वो रिलेटिव पुअर है। ठीक है, पड़ोसी की तुलना में वो पुअर है। समझे कि नहीं समझे? तो वही हमें बोला गया कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन दोनों क्या गया है, बिगड़ते गया है विद द डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंपेल्ड टू लिव अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड सब ह्यूमन कंडीशन। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग क्या है, पॉवर्टी में रह रहे हैं और सब ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। यहाँ पे एब्जेक्ट का मतलब है एब्सोल्यूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना होगा, जिस वजह से ह्यूमन कंडीशन क्या कर रहा है, डेटोरिएट कर रहा है, और वो एस्पेक्ट है रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के साथ साथ, मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हुआ है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि पुअर का जो कंडीशन है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, डेटोरिएट हो रहा है, और वो पुअर जो है सफ़र कर रहा है डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़ का। ठीक है, मतलब वो 3 तरीके का कैपेबिलिटी उसका डिक्लाइन हो रहा है पुअर का। वो तीनों कैपेबिलिटी क्या है, नंबर 1 सोशल कैपेबिलिटी, सामाजिक जो शक्ति है उसका वो खत्म हो रहा है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब समाज में एक टाइप के लोग रहते थे, वो समाज के अब उसमें से कुछ लोग कहीं अगर माइग्रेट करके चले गए जॉब के तलाश में या फिर कुछ के भी तलाश में, तो वहाँ से सोशल बॉन्ड ब्रेकअप होता है और वहाँ पर सोसाइटी का जो पावर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी ड्यू टू पॉल्यूशन का वजह से इन्वायरमेंट का शक्ति वो भी डिक्लाइन कर रहा है, और पर्सनल कैपेबिलिटी ड्यू टू डिजीज़ एंड एक्सीडेंट, डिजीज़ और एक्सीडेंट का वजह से एक इंसान का पर्सनल कैपेबिलिटी वो भी डिक्लाइन हो रहा है। तो पुअर इन तीनों डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये 3 इश्यू को डेवलपमेंट टैकल नहीं कर पाया है। ठीक है, समझते हैं ना। रीजनल इम्बैलेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कोई एक एरिया ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू दूसरे एरिया के मुकाबले, और सोशल इनजस्टिस मतलब समाज में कोई एक पॉपुलेशन का सेगमेंट जो ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसको सब फैसिलिटी मिल रहा है, वहीं दूसरा को कुछ नहीं मिल रहा है। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो आपको पता ही होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट इज़ बीइंग वाइडली कंसिडर्ड एज द प्राइम कॉज ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस, डेटोरिएशन इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट तो काम का काम तो नहीं कर पाया, लेकिन बोल सकते हैं डेवलपमेंट एक प्राइम कॉज है जिसका वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब इन्वायरमेंट का कंडीशन भी डिटोरिएट कर रहा है, और सोशल अनरेस्ट, समाज में एक डिससेटिस्फैक्शन सा है। ठीक है, तो बस तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट पर नहीं फोकस करके अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। इट वॉज थॉट टू टेक अप ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ सेपरेट इशू। हमें समझ में आ गया कि डेवलपमेंट से काम नहीं बनने वाला है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं करता है, उल्टा और बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग किस पे फोकस करेंगे, आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया था। इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि कौन 2 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसे पब्लिश करने में हेल्प किया था। पहले थे आपके डॉक्टर महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और दूसरे थे अमर्त्य सेन जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो इन दोनों ने ही मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट का जिक्र किया था और फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हर साल पब्लिश होता है ये वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें क्या क्या पब्लिश होता है देखिए, इसमें डिफाइन किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है,
उसके साथ साथ मेक अमेंडमेंट, चेंजेस लाया जाता है कि ये चीज़ लेके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, और साथ साथ ये कंट्री को रैंक भी करती है कि इस कंट्री को इतना स्कोर मिला इस ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में और वो इतना रैंक कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ वो रिपोर्ट में बताया जाता है। फिर आप ये देख पा रहे हैं जाना पहचाना था डेफिनेशन, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस। आपको याद होगा पीपल्स चॉइस किसने बोला था, ये डॉक्टर महबूबुल हक ने बोला था। तो अगर पीपल का चॉइस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ अगर बढ़ रहा है, एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस फ्रॉम अ साउंड फिजिकल इन्वायरमेंट, एक अच्छा फिजिकल इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए, टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब आप कोई भी काम कर पाए, सोशल फ्रीडम मतलब समाज में आपको हर काम करने का फ्रीडम हो, कहीं भी आप जा पाए, पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर पाए, इंडिपेंडेंटली वोट करें। तो ये सब चीज़ को मिला के बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये डेफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा था कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते आ रही है, हर साल पब्लिश करती है वो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 का जिक्र करना यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। उसमें कुछ काम का बात बताया गया था। वहाँ पर उसमें लिखा गया था कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है डेमोक्रेसी लाना, मतलब लोगों के हाथ में पावर देना। तो वक्त के साथ साथ लोगों के हाथ में पावर देना, ठीक है, कि लोग अपने लीडर्स को खुद चूज़ करें, और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, और लोगों को एम्पावर करना, ये मिनिमम कंडीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए, ये तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और मोर ओवर इसके साथ साथ डेवलपमेंट मस्ट बी मूवमेंट अराउंड पीपल, नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट। हमें क्या करना होगा, लोगों को देख के डेवलपमेंट करना होगा, ना कि लोगों को डेवलपमेंट के अनुसार ढलना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर अगर आपको याद होगा तो 3 इंडिकेटर था टोटल, हेल्थ के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग, और एक्सेस टू रिसोर्सेज के लिए कुछ अलग था, ठीक है। फिर अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी हमने पढ़ा था, टोटल 4 अप्रोच था, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसमें से वेलफेयर अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स टू इंडिया। ये सब कॉन्सेप्ट को हम लोग इंडिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेन चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको पता है कि UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल। तो आप सोचे होंगे कि 2019 में भी पब्लिश की होगी, 2018 में भी पब्लिश की होगी। तो यहाँ पे 2018 वाला रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट का कुछ रैंकिंग दिया गया है। तो वो यहाँ पे लिखा गया UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है 130 एमंग 189 कंट्रीज़। लेकिन आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, ये भी याद रखना है, लेटेस्ट वाला भी याद रखिए कि 2019 में इंडिया का रैंकिंग क्या था, 129 था, एक पोजीशन आगे मूव किया है इंडिया। और इंडिया का HDI वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में था 0.640, लेकिन 2019 में बढ़ के ये हो गया है 0.647, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले पिछले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और इंडिया मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये सब कुछ बेसिक बात आपको पहले से भी पता होगा। आप ये टेबल देखिए, इसमें कुछ कंट्रीज़ का HDI वैल्यू, आपको पता है HDI वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। जितना 1 के करीब उतना अच्छा स्कोर माना जाता है, और जितना 0 के करीब उतना बुरा स्कोर होता है वो। तो नॉर्वे टॉप कंट्री है जिसका रैंक 1 है। और आप क्या ये बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री लोएस्ट रैंक में है? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रैंकिंग दिया गया है। तो ये 2018 वाला है, और यहाँ पे आप ये देखिए 2019 वाला भी ये रिपोर्ट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, रेफर करने में आपको कभी मदद मिलेगा। तो आपको उतना सब चीज़ याद नहीं करना है, आप सिर्फ नॉर्वे का याद रखिए कि उसका HDI वैल्यू और रैंक कितना है, इंडिया का याद रखिए इंडिया का HDI वैल्यू कितना है और उसका रैंक कितना है, ठीक है। और लोएस्ट वाले कंट्री का, ये 3 का याद रखेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो कंट्री जिसका HDI वैल्यू काफ़ी लो है, तो ये एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है कि उसका HDI वैल्यू लो होना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वो कंट्री अच्छा है या फिर बुरा है, इस पर आप कमेंट करने से पहले कुछ और फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड न्यू इम्पीरियलिज्म, सोशो कल्चरल फैक्टर्स लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। मतलब बोला जा रहा है कि आप ये देखिए कि वो कंट्री में हिस्टोरिकल फैक्टर कैसा है,
क्या वो कंट्री पहले गुलाम था, या फिर दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बनाता था, या फिर न्यू इम्पीरियलिज्म, या फिर आपका 18th-19th सेंचुरी में जो यूरोप, यूएसए ऐसे कंट्रीज़ जो दूसरे कंट्री में राज करते थे, क्या वो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो कंट्री? ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ आप सोशो कल्चरल फैक्टर, जैसे कि क्या देखिए कि उस कंट्री में क्या ह्यूमन राइट वायलेशन होता है या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट। ठीक है, ये देखिए। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि उस कंट्री में सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम्स, टेररिज्म एंड वॉर ये है कि नहीं। वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर देखिए कि वहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट किस टाइप का है, कम्युनिज्म फॉलो करता है या फिर सोशलिज्म फॉलो करता है, कौन सा कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो करता है, कौन सा, वो देखिए। फिर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये देखिए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप है। लेवल ऑफ एम्पावरमेंट देखिए। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना होगा। सिर्फ आप लो स्कोर देख के कमेंट नहीं कर सकते कि वो कंट्री में अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, कुछ ये सब फैक्टर भी ध्यान में रखना होगा। तो यूएनडीपी कुछ इंडिकेटर को यूज़ करता है टू कैलकुलेट HDI। उसी तर्ज पे हम लोग का जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, ठीक है, उन्होंने भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया था। अब तो ये नहीं है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जब प्रिपेयर किया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया के लिए सिर्फ, तो उन्होंने जो इंडिकेटर्स बताया गया था इस बुक में, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो यूएनडीपी यूज़ करता है, वो इंडिकेटर का यूज़ तो किया ही, साथ साथ कुछ और भी इंडिकेटर जैसे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एसेसिबिलिटी, हाइजीन एंड वेरियस वेलफेयर मेजर्स अंडरटेकन बाय द स्टेट, ये सब इंडिकेटर्स को भी प्लानिंग कमीशन में ध्यान में रखा टू कैलकुलेट HDI ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और वो सबको यूज़ करके वो पूरा इंडिया का HDI निकाला था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो आइए अब बात करते हैं इन सब इंडिकेटर को, देखते हैं कि इकोनॉमिक अटेनमेंट का इंडिकेटर्स क्या क्या यूज़ किया गया था इंडिया में। इकोनॉमिक अटेनमेंट मतलब रिच रिसोर्स बेस, कंट्री में ज़्यादा रिसोर्स होना और एक्सेस टू दिस रिसोर्स बाय ऑल, और ये रिसोर्सेज का सबका पहुंच होना, गरीब इंसान भी रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए और अमीर इंसान भी रिसोर्स का यूज़ कर पाए, ये इंडिकेट करता है इकोनॉमिक अटेनमेंट। तो इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करने के लिए हम लोग कंट्री का GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखते हैं एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। GNP मतलब आप समझ लीजिए कि नेशनल इनकम है। ठीक है, ऐसा तो डिफरेंस होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए कि GNP, GDP, और सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि GDP और GNP में क्या अंतर होता है। एक तरफ तो आपका है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंट्री के अंदर जो भी इनकम हुआ वो जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। लेकिन हमारे तो ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जाके कमा रहे हैं, जैसे कि UAE, USA, तो उनका इनकम भी हमें ऐड करना होगा। ठीक है, और माइनस करना होगा। हमारे देश में कोई विदेशी लोग भी आके कमा रहे हैं तो उनका इनकम हमें यहाँ से माइनस करना होगा। ठीक है, मान लीजिए I- इसको बोल रहे हैं, तो अगर हम इसमें ये एडजस्टमेंट कर देते हैं तो ये कहलाता है GNP। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ गए। तो ये तो हार्डकोर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल आप इतना नहीं समझेंगे तो चलेगा। GDP, GNP, नेशनल इनकम को आप फिलहाल के लिए एक ही मान के चलिए। तो आपको इकोनॉमिक अटेनमेंट मेजर करने के लिए क्या देखना होगा? GNP देखना होगा और पर कैपिटा GNP, एक इंसान को कितना GNP मिल रहा है, मतलब GNP बाई पॉपुलेशन करेंगे तो आपको पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ को देख के हम लोग मेजर करते हैं उस कंट्री का रिसोर्स बेस कैसा है और एक्सेस टू ऑल कैसा कितना है। ठीक है, तो अगर हमारे कंट्री का बात किया जाए तो ओवर द ईयर्स पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्रीज हुआ है वक्त के साथ साथ। ठीक है, और इस वजह से कंसिस्टेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीब लोगों का नंबर थोड़ा कम हुआ है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बात किया जाए कुछ स्टेट्स का, ऐसे स्टेट जहाँ पे मोर देन 30% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, तो वो सब स्टेट्स के नाम ये रहे: छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा। ये सब कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे लोग 100 में से 30 से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो इतना सारा आपको याद नहीं रखना है, इसमें से सब में से 3 नाम आप याद कीजिएगा। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी है ऐसा स्टेट जहाँ पे 10 से 20% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, वो सब स्टेट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है: गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एट्सेट्रा। फिर ऐसे स्टेट भी है जहाँ पे 10% से कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो सब स्टेट्स का नाम यहाँ पे दिया गया है: आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि नेम 2 स्टेट्स विच हैव लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो सिर्फ 2 स्टेट का नाम बताइए जहाँ पे 10% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेस देन 10% पॉपुलेशन। तो आपको इसमें से कोई भी 2 नाम लिख देना है: आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कोई भी लिख दीजिए। ठीक है, केरला को याद करना तो ईजी है क्योंकि केरला बेस्ट स्टेट है हमारे कंट्री का। तो तीनों ही कैटेगरी में से आप 2-3 नाम याद कर लीजिएगा। बात करते हैं पॉवर्टी होता क्या है। तो
पॉवर्टी इज़ द स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन, कोई चीज़ से आप वंचित रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा तो वो पॉवर्टी कहलाएगा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स फॉर अ सस्टेन्ड हेल्दी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लाइफ। अगर कोई इंसान अपना बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है ताकि वो हेल्दी लाइफ और एक लंबा लाइफ और एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाए, तो वो इंसान क्या होगा, पुअर होगा, पॉवर्टी में आएगा, वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक है, हम लोग पॉवर्टी हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि रिलेटिव में पॉवर्टी तो अंत ही नहीं है। आप हमेशा गरीब रहेंगे किसी और के तुलना में, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, किसी और के तुलना में आप गरीब ही होंगे, कोई और होगा जो आपसे से भी ज़्यादा कमा रहा होगा। ठीक है, तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री डज नॉट फुल्ली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो जीडीपी है ये पूरी रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। इसके साथ साथ हमें अदर फैक्टर्स जैसे कि हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये चीज़ भी हमें देखना होगा। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ और रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो इस वजह से हमें हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलता है इंडिया जैसे कंट्री में। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में कि पॉवर्टी हाई होने का इंडिया में रीज़न क्या है। तो 2 रीज़न आप याद रखिए फिलहाल के लिए, जॉबलेस ग्रोथ और रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है पॉवर्टी इन इंडिया 2011-12, डाटा उसी का है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो सारा आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, तो आपको याद रखना है सिर्फ छत्तीसगढ़ का नाम। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। चलिए बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर पे, जो कि है इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ। तो ऐसा लाइफ जो इलनेस से फ्री हो, इलनेस ना हो जिसमें, और जो लंबा लाइफ हो, वो इंडिकेट करता है कि वो क्या है, हेल्दी लाइफ है। इसको मेजर कैसे करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नटल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स एमोंग मदर्स। तो अगर प्री एंड पोस्ट मतलब पहले और बाद में, नटल का मतलब है बर्थ, बच्चा होने से पहले और बच्चा होने का बाद जो हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाए और पोस्ट डिलीवरी डेथ एमोंग मदर्स वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये देख के हम मेजर करते हैं कि उस कंट्री में हेल्दी लाइफ है कि नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। ओल्ड एज हेल्थ केयर उस कंट्री में कितना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है कि नहीं, सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल कैसा है, कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो हमें हेल्प करते हैं मेज़र करने के लिए कि उस कंट्री में हेल्दी और रीजनेबल लॉन्ग लाइफ है कि नहीं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, कुछ भारी बात था नहीं। यहाँ पे एक बॉक्स में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिखा गया है, तो ऐसे इसमें तो इससे एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, उसमें आपको आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प कर सकता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी में लिखा हुआ है, इसको इसे रीडिंग दे लीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया का बात करते हैं कि इंडिया कैसे परफॉर्म किया है इन सब सेक्टर्स में। अभी हमने बात किया कि हेल्दी लाइफ है कि नहीं, वो इन सब चीज़ों को देखकर हम पता कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया कैसा परफॉर्म किया है। तो इंडिपेंडेंस का बाद से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में। हमें डिक्लाइन इन डेथ रेट देखने को मिला है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी रिड्यूस हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो भी इंक्रीज़ कर गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा आज पैदा होता है तो वो ऑन एन एवरेज कितने साल तक जिएगा, अगर प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट रहा तो आज का डेथ रेट का हिसाब से वो बच्चा कितने साल तक जिएगा, उस साल को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो अभी कितना है, 66.9 ईयर्स है। ठीक है, मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए कितना है, 70 ईयर्स है, कि एक ऑन एन एवरेज एक लड़की इतना साल तक जिएगी अगर आज वो पैदा होती है बच्ची, और कोई एक लड़का अगर पैदा होता है आज तो वो एवरेज 66.9 ईयर्स तक जिएगा। इसके साथ साथ हमने बर्थ रेट को भी ब्रिंग डाउन मतलब नीचे ला दिया है। तो ये सब कुछ अच्छा इंडिकेटर्स है इंडिया का। लेकिन एक और टेंशन का बात ये है कि इंडिया में सेक्स रेशियो जो है फीमेल का वो डिक्लाइन करते जा रहा है। सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का रीज़न क्या है, हमने पिछले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड या फिर फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब कुछ रीजन्स है जिससे सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कई बार में कि सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का रीज़न क्या क्या है। खासकर से इंडिया में अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात किया जाए, मतलब इन द एज ग्रुप 0 से 6 कितने बच्चे लड़के और लड़कियां कितनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर चुकी है। ठीक है,
केरला को छोड़कर हर स्टेट में सेक्स रेशियो क्या किया है, डिक्लाइन किया गया है। और सबसे बुरा हालत तो पंजाब और हरियाणा का है, और इन दोनों में से भी सबसे वर्स्ट कंडीशन किसमें, हरियाणा का है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स, तो आपको लिखना होगा हरियाणा। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर लिया हेल्दी लाइफ वाला सिचुएशन। बात करते हैं अगले इंडिकेटर पे, जो कि है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन इज द की टू ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब फ्रीडम होता है, और इन सभी चीज़ों से फ्रीडम। एक्सेस टू नॉलेज एंड अबाउट द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट आर इन फंडामेंटल्स टू फ्रीडम। तो फ्रीडम इंसान को तभी मिल पाएगा जब उसके पास नॉलेज हो समाज के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तभी वो, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि वो उसको क्या मिल पाए, फ्रीडम मिल पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लिटरेसी मेजर करते हैं। लिटरेसी इज़ द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। अगर आपको नॉलेज चाहिए और फ्रीडम चाहिए जिससे आपको सोशल एम्पावरमेंट मिलेगा, तो आपको क्या हासिल करना होगा, लिटरेसी हासिल करना होगा। ठीक है, तो मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सोशल एम्पावरमेंट तभी हो पाएगा जब आपके पास क्या हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, जो आएगा लिटरेसी से। तो बात किया जाए कि इंडिया में लिटरेसी का हालत क्या है, तो ये रहा टेबल 3.3, ऊपर एक टेबल है था ये वाला, इसमें पूरा लेखा जोखा है लिटरेसी रेट के बारे में। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल लिटरेसी रेट का बात किया जाए इंडिया में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 74.04% है एज पर 2011। ठीक है, और फीमेल लिटरेसी का अगर बात किया जाए अलग से, तो वो है 65.46%। तो ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात, टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन साउथ इंडिया। इंडिया का जो साउदर्न स्टेट्स है, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, केरला, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट हाई है कंपेयर टू ओवरऑल इंडिया का। और इसके साथ साथ हमें रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेट वाइज वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि बिहार हो गया, जहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, 63.82। तो ये नाम आप याद रखिएगा, बिहार में लिटरेसी रेट सबसे लोएस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। और इसके साथ साथ केरला और मिजोरम ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, 93.91 या फिर 91.58 रेस्पेक्टिवली। इतने परसेंट लोग लिटरेट है केरला और मिजोरम में। तो यहाँ पे दो डेटा आपको याद होना चाहिए। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे लिटरेसी रेट लोएस्ट है, टोटल लिटरेसी रेट, तो वो होगा बिहार। और लिटरेसी रेट हाईएस्ट किस में है, तो केरला में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं ये टेबल में। यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है, यहाँ पे टोटल लिटरेसी है और यहाँ पे फीमेल लिटरेसी। अगर बात करें टोटल लिटरेसी का, तो लोएस्ट आपको पता हो गया बिहार में है, और हाईएस्ट आपको पता हो गया केरला में है। ठीक है, फिर बात किया जाए फीमेल लिटरेसी का, तो फीमेल लिटरेसी लोएस्ट किस में है, राजस्थान में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद बिहार में, मतलब बिहार में सेकंड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है। बस ये पता होना चाहिए आपको। और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी तो आपको केरला में देखने को मिलेगा। टोटल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी दोनों ही हाईएस्ट है केरला में। बात किया जाए यूनियन टेरिटरीज़ का, आपको पता है इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कितने कितने हैं। स्टेट्स है टोटल 28 और यूनियन टेरिटरी है आपके 8। ये नाम आपका ये रहा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो चंडीगढ़ हो गया, नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली, फिर आपका हो गया दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2020 का रिपब्लिक डे में दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। अब दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी गिनाते हैं। फिर लक्षद्वीप आइलैंड, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब कुछ यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है आपका लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में, तो वो किस में है, लक्षद्वीप आइलैंड, ये आप याद रखिएगा। अगर स्टेट का पूछे कि कौन सा स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो आपको तो केरला लिखना है, लेकिन कौन सा यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर बात किया जाए, बस फीमेल लिटरेसी का तो बात कर ही लिए कि राजस्थान में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है, उसके बाद बिहार में है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो इतना आपको याद होना चाहिए। एक बार ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दो देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स अमंग द मार्जिनलाइज सेक्शन। समझ गए ना मार्जिनलाइज सेक्शन क्या होता है। येट द गैप बिटवीन द रिचर एंड द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज ओवर टाइम। तो वक्त के साथ साथ मार्जिनलाइज सेक्शन जो हमारे वुमेन हो गए, SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सब लोगों में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है वक्त के साथ साथ। लेकिन
जो रिचर लोग हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन है, दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप और भी बढ़ता जा रहा है। ये तो एजुकेटेड हो ही रहे हैं, साथ साथ रिचर लोग और भी ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो गैप इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये सब इंडिकेटर्स को यूज़ करके हमारे जो प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया था फॉर इंडिया। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो अगर इंडिया का बात करें तो केरला एक ऐसा स्टेट है जिसका इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स वैल्यू कितना है 0.790, और वो टॉप रैंक है, फॉलोड बाय दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब। और एज एक्सपेक्टेड स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ ये बॉटम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं अमंग द 23 मेजर स्टेट्स। तो ये आप ये टेबल को देखिए, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि टॉप में कौन सा है, केरला है। आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो स्टेट का बात करें तो केरला टॉप में है, और लोएस्ट स्टेट आपका एज यूजुअल बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब था लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो बात किया जाए कि रीज़न क्या है, क्यों केरला इतना अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू इन HDI लार्जली ड्यू टू द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी। मेन रीज़न ये है कि केरला में लिटरेसी रेट काफ़ी बहुत अच्छा है, नियर 100%, 93.91% लिटरेसी रेट है केरला में। ठीक है, इस वजह से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और इन डिफरेंट सिनेरियो द स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम एंड उत्तर प्रदेश हैव लो लिटरेसी रेट। यहाँ पे काफ़ी लो लिटरेसी रेट है, इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया इन्होंने। और स्टेट शोइंग हायर टोटल लिटरेसी हैव लेस गैप्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। और जहाँ पे टोटल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे मेल और फीमेल का बीच में गैप भी कम है लिटरेसी रेट के मामले में। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट का अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑन HDI। जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, वहाँ पे HDI वैल्यू, ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ HDI हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक है, तो दो रीज़न हो गया कि क्यों केरला अच्छा परफॉर्म किया है। पहला रीज़न यहाँ पे एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो नियर 100% है, और दूसरा यहाँ पे लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी हाई है। इस वजह से केरला क्या है, टॉप रैंक पाया हुआ है। तो बात किया जाए रीजनल डिस्टॉर्शंस, ऐसा क्यों है कि इंडिया में कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कुछ स्टेट बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉलोनियल हिस्ट्री में भी जाना होगा। ठीक है, गुलामी के टाइम से ही ब्रिटिश लोगों का ऐसा पॉलिसी था कि जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है उन एरियाज़ का उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया और दूसरे एरियाज़ को छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे कंट्री में कॉलोनियल पीरियड के दौरान से ही ये डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलता है, रीजनल डिस्पैरिटी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे एफर्ट भी लगाए हैं ताकि ये जो स्टेट के बीच में गैप है डेवलपमेंट का वो थोड़ा कम हो पाए, लेकिन इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन मोस्ट ऑफ द फील्ड बट देर आर स्टिल बिलो द डिजायर्ड लेवल। काफ़ी सारा अचीवमेंट हुआ है लेकिन अभी भी डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुँचे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक को, जो कि है पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। लिखा हुआ है डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सोशल साइंसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन के ऊपर काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि फॉर एजेस, सदियों से ये विश्वास था, ये माना जाता था कि डेवलपमेंट के साथ साथ, मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट है, ये सदियों से माना जाता था। सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बार ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसके साथ साथ जितने भी सोशो कल्चरल और इन्वायरमेंटल जो इल्स है, जो बुराइयाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट तो ला दिया क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक तरीके से या फिर किसी और तरीके से, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रहा है, सोशल इनइक्वलिटी देखने को मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रीवेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव कर दिया, लेकिन साथ साथ ये सब चीज़ भी इंक्रीज कर दिया है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है या फिर डेवलपमेंट इन जनरल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट या फिर गिव रीजन, तो आपको ये पूरा पहला लिखना होगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि सदियों से माना जाता था कि डेवलपमेंट होगा तो सब बुराई खत्म हो जाएंगी, लेकिन डेवलपमेंट का वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव हुआ है, लेकिन साथ साथ ये सब चीज़ भी इंप्रूव हो चुका है जो कि अनडिजायरेबल था। और फिर से यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 का जिक्र किया गया है,
इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड देयर सिक्योरिटी ये मेजर इश्यू होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में इसको ये दोनों बड़े मुद्दे थे, पीपल पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं किसी कंट्री में, और उनका सिक्योरिटी कैसा है, उनका सुरक्षा कैसा हो रहा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, जिसका मतलब समझा दिए हम, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों को मिनिमम कंडीशन माना गया था फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हमने देख लिया था। और साथ साथ ये HDR 1993 ये एक और चीज़ फोकस करता है, इसमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए सिविल सोसाइटीज़ का। सिविल सोसाइटीज़ क्या होता है? सिविल सोसाइटी का मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जैसे कि कम्युनिटी ग्रुप्स हो गया, NGOs हो गया, लेबर यूनियन हो गया, ठीक है, इंडिजिनस ग्रुप्स, जो भी एसोसिएशन या फिर फाउंडेशंस है, ये सबको बोलते हैं सिविल सोसाइटी। तो इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है इस रिपोर्ट में, 1993 का रिपोर्ट में। इसमें बोला गया है कि सिविल सोसाइटी को काम करना चाहिए ताकि वो लोग ओपिनियन बिल्डअप कर पाए अबाउट रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसमें बोला गया कि मिलिट्री पे खर्च करना बेकार है, यहाँ पे रिडक्शन कर दीजिए खर्च का। फिर डीमोबिलाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, अपने सैनिक जहाँ जहाँ पे भेजे हैं उसको डीमोबिलाइज कर दीजिए, सैनिक वहाँ से बुला लीजिए। ठीक है, हर कंट्री को ऐसा करना होगा। और ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, डिफेंस गुड्स को प्रोड्यूस ना करके मिसाइल्स ये सब ना बना के हमें बेसिक गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पर्टिकुलरली डिसआर्मामेंट एंड रिडक्शन इन द न्यूक्लियर वॉरहेड्स बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स दैट अ कंट्री हैज़। ठीक है, नंबर ऑफ वेपन्स को कम करना होगा, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स जो डेवलप कंट्रीज बनाती है उनका नंबर्स कम करना होगा, मतलब उन पर खर्च कम करना होगा। और फोकस कहाँ करना होगा? बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पर ज़्यादा खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये सब बात बोला गया था HDR 1993 में। तो एक व्यू तो ये है कि डेवलपमेंट को इस तरीके से देखिए। दूसरा व्यू क्या है, जो नियो माल्थुसियंस, इन्वायरमेंटलिस्ट और रेडिकल इकोलॉजिस्ट लोग सजेस्ट करते हैं। ये व्यू बोलता है दे बिलीव दैट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एंड रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन। इन लोगों का मेन फोकस है पॉपुलेशन पे और रिसोर्सेज पे। ये लोग, ये थिंकर्स मानते हैं कि जो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में जो गैप है वो वाइडेंड वक्त के साथ साथ और बढ़ता चला गया है, पर्टिकुलरली आफ्टर 18th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का गैप बढ़ता ही जा रहा है। देयर हैव बीन मार्जिनल मतलब लो, देयर हैव बीन लो एक्सपेंशन in the resources of the world in the last 300 years, but there has been phenomenal growth in the human population. रिसोर्सेज तो ना के बराबर बढ़ा है और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो गैप है वो गैप कम करेंगे तो अच्छा होगा, इन लोगों का ये व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का बीच में रिलेशन कौन बताता है, तो माल्थुसियन लोग बोलते हैं। ठीक है, apparently this argument looks logical and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws such as resource are not a neutral category. तो हमें अगर ऊपर से देखें तो ये बात तो सही लगता है कि पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में गैप ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आप पता करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में एक बुराई भी है। वो बुराई क्या है? वो बुराई ये है कि रिसोर्सेज एक न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना होगा। रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। रिच कंट्रीज एंड पीपल हैव एक्सेस टू लार्ज रिसोर्सेज बास्केट वाइल द पुअर फाइंड देयर रिसोर्सेज श्रिंकिंग। जो रिच कंट्रीज़ है वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है और जहाँ पे जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पर रिसोर्सेज कम है। बोल सकते हैं कि वो रिच इसलिए रिच है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, और जो पुअर इसलिए पुअर है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ना कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे। मोर ओवर अनएंडिंग परसूट फॉर द कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज बाय द पावरफुल एंड द यूज ऑफ द सेम फॉर एग्जिबिटिंग वन प्रोवेस इज द प्राइम कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज apparent contradiction between population, resource and development। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, ये कॉन्फ्लिक्ट होने का मेन रीज़न क्या है कि लगातार सब कोई क्या चाह रहा है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो। ठीक है, ये पावर इकट्ठा करने का चक्कर में ही इन सब चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। नहीं तो अगर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम ह्यूमन डेवलपमेंट का सॉल्व हो जाएगा। बात करें इंडिया का, तो इंडिया इसमें कहाँ खड़ा उतरता है? तो इंडिया शुरुआत से ही, इंडिया का कल्चर ही ऐसा रहा है कि वो काफ़ी सेंसिटिव रहा है
टू द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, हमारा जो एंशियंट इंस्क्रिप्चर्स है, वेदास हो गया, पुरानास हो गया, ठीक है, इन सब में हमेशा से बताया गया है कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए और हार्मनी होना चाहिए बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हम लोग कभी नेचर को हार्म नहीं करते हैं। और हाल फिलहाल में महात्मा गांधी ने भी इस पर अपना व्यू एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा था, इन हिज ओपिनियन, ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल, ऑस्टेरिटी का मतलब सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, खुद को कितना नीड है उस पर ध्यान रखना होगा। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, समाज का जो भी रिसोर्सेज का वेल्थ है उसको, उस पर सबका बराबर हक, एंड नॉन वायलेंस, ये सब की है टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ अ नेशन। अगर ये 3 पॉलिसी को इंसान अगर फॉलो करता है, खुद पे सेल्फ कंट्रोल, जितना रिसोर्स चाहिए उतना ही यूज़ करे, और सोशल वेल्थ पे सबका बराबर हक और नॉन वायलेंस, ये 3 पॉलिसी से कोई इंसान बड़े से बड़ा गोल को अचीव करता है अपने लाइफ में भी, और एक नेशन भी अपना जो गोल है वो अचीव कर पाएगा अगर वो 3 पॉलिसी ये फॉलो करेगा तो बस यही था ये चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2016। अब 2016 में कितना रैंक था वो तो कैसे याद करेंगे। आप यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2018 का, नहीं तो 2019 का, ठीक है, लेटेस्टली आएगा। तो आपको 130 था आपका 2018 में और 129 था 2019 में, इतना याद रखिए बस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन द HDI। इंडिया का कौन सा स्टेट इसमें हाईएस्ट रैंक है? केरला हो गया इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी। तो आप बताइए लोएस्ट फीमेल लिटरेसी किस में था? राजस्थान में था, तो राजस्थान ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद किस में था? बिहार में था, तो बिहार आपको यहाँ पे टिक करना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो चाइल्ड का किस में था? पंजाब और हरियाणा, और दोनों में ही खत्म कौन सा था? हरियाणा था, तो हरियाणा आंसर डालना होगा, ठीक है। 5 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कौन सा यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? तो हमने देखा था लक्षद्वीप, ठीक है। बस यही हुआ फिर। उम्मीद करते हैं आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, बाकी चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।